पाकिस्तान की बाशऊर रियाया के नाम, अवाम नहीं रियाया, सोते रहो सहते रहो, डरते रहो मरते रहो। आपने मुहावरा तो सुना होगा कि जो डर गया वो मर गया, और यही इशराफिये की कामयाबी का राज है। बहुत अच्छी तरह लानती जमहूरियत का मजा लो। जब तक ये इब्लीसी निजाम जमहूरियत कायम है, असम्बली में बैठे ये जमूरे, ये नाम नेहाद रहनुमा इसी तरह के जालमाना कानून बना बना कर अवाम को लूटते रहेंगे। अपनी मर्जी के जज लगाएंगे, अपनी मर्जी की अदलिया बनाएंगे। आज तक इन जमूरों ने कोई एक भी कानून या तरमीम ऐसी पास नहीं की जो अवाम के फायदे के लिए हो, अवाम के फायदे के लिए। आज तक इन जमूरों ने कोई एक भी कानून या तरमीम ऐसी पास नहीं की जो अवाम के फायदे के लिए हो। हर कानून ये अपने मफाद में अपनी करप्शन और बदअमालियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाते हैं। इन करप्ट जराइम पेशा जमहूरों से फौज निजात दिलाती रही है, लेकिन अब उन्होंने फौज के कुछ करप्ट जर्नैलों और जजों को भी साथ मिला लिया है। पहले कभी कभार उम्मीद हुआ करती थी कि फौज आएगी और इनको निकालेगी। अब इन्होंने पक्का बंदोबस्त किया है और इन्होंने इस खेल में जर्नैलों को भी शामिल कर लिया है। अब अवाम की हैसियत कीड़े मकोड़ों वाली हो गई है। अगर इस गंभीर सूरत हाल से निकलना है तो इस लानती जमहूरियत और करप्ट जमूरों, जर्नैलों और जजों से निजात हासिल करनी होगी। याद रखें, दुनिया में हर तरक्की याफ्ता मुल्क ने अपनी सनत और ज़राअत को तरक्की दी और तरक्की याफ्ता कहलाया, जबकि हमारे जमूरे नाली नलके से आगे सोचने की सलाहियत ही नहीं रखते, क्योंकि इनके पेश नजर उनकी अपनी कमीशन खोरी होती है। नाली में कमीशन, सड़क में कमीशन, सीवरेज में कमीशन, न कि मुल्क की तरक्की। यही वजह है कि हमारी सनत और ज़राअत तबाह हो गई और इससे वाबस्ता लोग बेरोजगार हो गए। जिन्होंने सुबह का वीलॉग नहीं सुना, किसी वजह से वो वीलॉग सुन लें, जिसमें मैंने आपको संतों की तमाम सूरत हाल बताई है कि इस वक्त पाकिस्तान में संतों और ज़राअत की क्या सूरत हाल है। लेकिन जमूरों की जायदादों में बेपनाह इजाफा हो गया। सरमायाकार मुल्क छोड़ के बाहर भाग रहे हैं और जराइम पेशा लोग जमूरों के साथ मिलकर अवाम को लूट रहे हैं। इस जुल्म से निजात हासिल करनी है तो लानती जमहूरियत का बुत तोड़ना होगा। जमहूरियत से निजात हासिल करनी होगी, वरना रोते रहो सहते रहो। इस लानती जमहूरियत के बायस इंडस्ट्री तबाह, ज़राअत तबाह, रेलवे तबाह, PIA तबाह, स्टील मिल तबाह, तालीम व सेहत तबाह, और अब उन मुल्की असासों को निजकारी के नाम पर बेचा जा रहा है। इन कमीशन खोर जमूरों ने पहले PTCL को बेचा, अब PIA को भी बेच खाया। बच्चे खुचे मुल्की असासे बेचने की तैयारी है ताकि मुल्क मुकम्मल कंगाल हो जाए। बेरोजगारी और जराइम अरूज पर हैं, लेकिन जमहूरियत का पौधा परवान चढ़ रहा है। ये सब जमहूरियत के ही समरात हैं। जब जमहूरियत नहीं थी, अवाम खुशहाल और कमीशन खोर जमूरे बदहाल थे। जमहूरियत आई तो अवाम बदहाल और जमूरे खुशहाल हो गए। सोते रहो सहते रहो, लेकिन तुम्हें क्या? तुम जमूरों की लैंड क्रूजरों के आगे नाचो, जिंदाबाद के नारे लगाओ। क्या मुर्दा कौम की कोई और भी निशानी होती है? और ये याद रखें, ये जमहूरियत असल अरूज पर पहुंची 1985 में, जब एक लानती और मुनाफिक जर्नैल इन दो खानदानों को लेकर आया
और इन्होंने जमहूरियत जमहूरियत का खेल शुरू किया और आपस में बंदर बांट की कि पंजाब किसका, फजलुर रहमान किसका, सिंध किसका, बलोचिस्तान किसका, ये इन्होंने बंदर बांट की। ये 1985 में ये सिलसिला अरूज पर पहुंचा। जी, अगर सोचने की सलाहियत रखते हो तो इतना तो सोचो कि इन जमूरों की जायदादें बैरून मुल्क, इन डाकू लोगों की औलादें बैरून मुल्क ये मुल्क लूट के भाग जाएंगे। पहले नहीं भागे। बेनजीर कितना अरसा बाहर रही, जरदारी कितना अरसा बाहर रहा, सुरूर पैलेस में शरीफ खानदान ने 10 साल मौजें की। आप लोग रह कर दिखाएं या मैं रह कर जाऊं, सारा कुछ है ही उधर। भुगतना तुमने और हमने है। मुल्क इन जमूरों और अफसरों की नौ आबादी बन चुका है। जो बड़ा अफसर रिटायर होता है वो भी, और जो जमूरा हुकूमत से बाहर हो वो भी बैरून मुल्क भाग जाता है। इस वीडियो को संभाल के रखना है, इनके जाने की देर है। फिर नवाज शरीफ बीमार हो जाएगा और सीधा लंदन अपनी सुपुत्री को लेकर और भाई को लेकर सारे बाहर भाग जाएंगे। यहां तो ये हुकूमत करने आते हैं। जी, अब इन लुटेरों से आजादी हासिल करने की जरूरत है। आजादी हासिल करने के लिए कोई लीडर होना चाहिए और वो हमारे पास इमरान खान मौजूद है, जिसकी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। हाथों में हाथ दें, खान का साथ दें और डाकू जमूरों से निजात हासिल करें। जरा नहीं पूरा सोचिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 17 जनवरी 2026 है और दिन है हफ्ते का। आपके सामने ताज़ा तरीन सूरत हाल मैंने रखी इब्तिदाइया में, क्योंकि पाकिस्तान का मरसिया ये है, पाकिस्तान का जो है वो रोना यही है, पाकिस्तानी कौम का जो है वो मसला यही है जो मैंने इब्तिदाइया में आपके सामने रख दिया गया। क्योंकि जमहूरियत के नाम पे यहाँ लोगों को ठगा गया। ये जमहूरियत नहीं है, ये फाशा जमहूरियत है, ये बदकिरदार जमहूरियत है, ये नंगी जमहूरियत है। और जब एक फिल्म फाशा हो, जब एक फिल्म नंगी हो, तो उसमें जो लोग किरदार अदा करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी नंगे होते हैं, वो भी फाश होते हैं, वो भी बद किरदार होते हैं। इस फाशा जमहूरियत में जो लोग किरदार अदा कर रहे हैं वो बद किरदार हैं, वो गलीज हैं और वो गुलाम है पैसे के, वो गुलाम है जो है ना वो दौलत के, वो गुलाम है जायदादों के। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, कुछ ताज़ा तरीन ट्वीट्स रखने हैं और एक हल्का फुल्का वीलॉग रखना है, एक छोटा सा किस्सा माजी से रखना है। इन हालात को सामने रख के तो आपको खलीफा दोम हजरत उमर इब्न खित्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक किस्सा भी सुनाना है। सबसे पहली खबर यह है और अच्छी खबर है कि ईरान में जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे उनकी शिद्दत में तकरीबन वो कमी आ गई है, वो बहुत कम हो गए हैं और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने इंतशार फैलाया, जिन्होंने लोगों को उकसाया और जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो ये कि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई जो है ना वो ईरान पे। उसकी लपेट में चाबहार आ गई। चाबहार क्या है? चाबहार बंदरगाह है ईरान की। यहां से बड़ा तिजारती मंसूबा शुरू करने लगा था इंडिया, लेकिन अमेरिका की पाबंदियों और टैरिफ के डर से अब भारत ने 130 मिलियन डॉलर्स जो उसके जिम्मे थे वो उसने अदा कर दिए और अब वो चाबहार से कोई तिजारत जो है वो नहीं करेगा। ये मंसूबा खत्म हो गया। इसमें ईरान को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो अगली खबर है, हुकूमत ने बता दिया है कि हमारे पास तेल के पैसे नहीं है आईपीपीस को देने के लिए, लिहाजा फरवरी में जो है वो बिजली के निर्खों में इजाफा किया जाएगा और बिलों में एक और टैक्स शामिल किया जा रहा है। ये टैक्स वो है जो आप आईपीपीस को अदा करेंगे। वो बिजली नहीं बना रहे क्योंकि उनके पास 40,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी है, लेकिन
पैसे नहीं है वो बनाएंगे, वो न बनाए वो बनाए, पैसे देने पड़ते हैं, लिहाजा फरवरी में बिजली महंगी होगी। उसके बाद जो अगली खबर है कि जजों के लिए आर्मड बख्तरबंद गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट की जा रही हैं कि इनकी जानों को खतरा है। मैं तो हैरान हूं कि इनकी जानों को किससे खतरा है। बहरहाल फी गाड़ी जो कीमत बताई जा रही है वो 15 से 20 करोड़ रुपए है, एक गाड़ी की कीमत, जिसमें ये एक एक लुच्चा और एक एक टुच्चा जो है ना वो बैठेगा। और फैसले कैसे करेगा? जो व्हाट्सएप पे आएंगे, जो जीएचक्यू से आएंगे, जो जर्नैलों से आएंगे, वो फैसला पढ़ के ये सुना दिया करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है, अगली खबर ये कि अचकजई ने, महमूद खान अचकजई ने एक फार्मूला दिया है। वो कहते हैं कि मुल्क के मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? उसकी पहली शर्त है आइन की बालादस्ती। अब अगर इस पे आ जाएं तो फिर बाकी मसले कोई नहीं बचता। दूसरी उन्होंने शर्त बताई है कि फौरी तौर पर तमाम पार्टियों पे मुश्तमिल कौमी हुकूमत कायम की जाए। ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पे है कि वो कौमी हुकूमत वो बिल्कुल साफ और शफाफ वो इलेक्शन कराए। ठीक है जी। अगला क्या है कि ताकत का जो सरचश्मा हो वो पार्लियामेंट हो। ठीक हो गया जी। पांचवा पॉइंट है कि बिल्कुल नवा नकोर इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जिस पे तमाम जमातों का जो है वो इत्तेफाक हो। ये तो ठीक हो गया, सारी बातें बड़ी जबरदस्त हैं, लेकिन अंग्रेजी का एक मुहावरा है, हु विल बेल द कैट। जब चूहों ने मशवरा किया तो एक चूहे ने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, जब वो आएगी तो पता चल जाएगा। सारे चूहे बड़े खुश हुए, लेकिन एक बूमर चूहा बैठा था, उसने कहा कि हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। ये सारी बातें जबरदस्त हैं, लेकिन ये कौन करेगा? जिनके पास अख्तियार है, कब्जा है, दो जमातें हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, और उनके साथ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उनका कब्जा है। तो ये बातें अगर वो मानेंगे तो उनका इक्तदार कहां पर रहेगा? बहरहाल महमूद खान अचकजई का जो फार्मूला है वो जबरदस्त है। अगली खबर, पंजाब में हुकूमत जबरदस्त है, सिंध में जबरदस्त है और बलोचिस्तान में जबरदस्त है, लेकिन केपीके वाले वो दोस्ती हैं, वो जहन्मी हैं। खारान में चंद घंटों में नेशनल बैंक और कुछ और बैंक थे, वहां से 34 लाख रुपया लूट लिया गया। वो थाने में गए, पुलिस से जो है वो असला छीन लिया, पुलिस वालों की लतरोल भी की और फिर वहां से राजी खुशी वो चले भी गए। लेकिन बलोचिस्तान की जो हुकूमत है वो बहुत जबरदस्त है, जहां पे वजीर आला, केपीके का वजीर आला सबसे खतरनाक इलाके तीरा में फिर रहा है रात के वक्त बाय रोड, और वो चाबी वाला खिलौना वो क्वेटा से बाहर नहीं निकल सकता, जहां पे 78 साल से कोर कमांडर हुकूमत कर रहा है और ये चाबी वाले खिलौने तब्दील होते रहते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 4000 मेगावाट्स की कमी हो गई है सिस्टम में, लिहाजा मुख्तलिफ शहरों में वो लोड शेडिंग की जा रही है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो लोड शेडिंग की जा रही है वो केपीके में है। केपीके के बारे में बताया गया है कि एक घंटा बिजली होती है, 2 घंटे नहीं होती। ये अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं 1971 वाली। आप सिर्फ जो भोला साइक्लोन था मशरकी पाकिस्तान में, जो समुद्री तूफान आया, उसके बारे में पढ़े ना, उसके बारे में कि मशरकी पाकिस्तान की गलियों में लाशें थी, लाशें दफनाने वाला कोई नहीं था, दफनाने वाला, और सारा जो माल था वो पहुंच रहा था कराची। ढेर लगे हुए थे इमदादों के, न उनको इमदाद दी गई, न उनको। तीरा में देख लें, बर्फबारी हो रही है, टूटी फूटी गाड़ियां, तंबू, खेमे। सुबह वाले वीलॉग में बताया, बल्कि आज महमूद खान अचकजई ने कहा कि लोगों को उनके घरों से निकालना, और वो भी इस मौसम में, इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी होगी? आप बता दें जरा। आप निकले ना, जर्नैल निकले, जो सेंट्रलाइज्ड हीट सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है, जो कंबल और रजाइयां भी नहीं डालते, इतना गर्म माहौल होता है,
یہ اپنے بچوں کو نکالیں، چلیں تیرا میں نہیں اسلام آباد میں رات باہر گزار لیں، اس سے بڑی دہشت گردی کوئی ہوگی؟ لیکن یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک کے پی کے میں 22 آپریشن ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ درست سنا ہے آپ نے، 22 آپریشن۔ وہ کدھر گئے جو ان آپریشنوں میں بندے مارے گئے، جو ان آپریشنوں میں فوجی شہید ہوئے، افسر شہید ہوئے، قبروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں؟ اب نیا آپریشن، کیونکہ ایمل ولی جو کہ غیور پارٹی کا سربراہ ہے بقول ڈی جی ایس پی آر، غیور پارٹی، اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ دہشت گردی کاروبار ہے، کاروبار۔ یہ دکھانی پڑتی ہے لوگوں کو، یہ کاروبار ہے، اس میں مال ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے۔ ویسے فوج، کل وہ جا رہے تھے 3 چیف انڈیا کے، ایک ویڈیو آئی ہے، ہر طرف گاڑیاں چل رہی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، اور چیف کس کو ملنے جا رہے تھے؟ اپنے باس کو۔ ان کا باس کون ہے؟ راجناتھ سنگھ۔ راجناتھ سنگھ کون ہے؟ بلڈی سویلین۔ 3 چیفز ملنے جا رہے تھے اپنے باس کو، کوئی روٹ نہیں، کوئی ٹنڈی ٹینشن کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، لوگ آ جا، گاڑیاں وہ بھی آ رہے تھے سڑک سے۔ اسی طرح ہوتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہے، یہی ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ وزیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک ڈیوٹی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کاروبار ہے، یہ جو دہشت گردی ہے یہ کاروبار ہے۔ اس میں بہترین جو ہے نا، پہلے جگہیں خالی کرائی جاتی ہیں، پھر وہاں پہ چلغوزے بیج دیے جاتے ہیں، پھر چلغوزے آتے ہیں۔ اب ایک اور، ویسے افغانستان سے دشمنی چل رہی ہے، ویسے بارڈر بند ہے، اب کھلوانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ چینی مافیا نے بادو دیا کہ کھولو بارڈر۔ غریب کا انگور، غریب کا آلو، غریب کا ٹماٹر، وہ سارا رل گیا، بات بند ہے جی، بارڈر بند ہے، جنگ ہے۔ اب شوگر والے کہہ رہے ہیں کھولو بارڈر، اور اگر نہ کھلا آپ میرا نام تبدیل کر دیں، کیونکہ چینی یہ نہیں کی ہے۔ اب چینی جائے گی، دھڑا دھڑ سیزن آ گیا چینی کا، ڈالر آئیں گے، چینی دھڑا دھڑ جائے گی، بارڈر کھل جائے گا، آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ چینی والے کہہ رہے ہیں کہ جی بارڈر کھولیں۔ اور چینی والے کون ہیں؟ حکومت والے کون ہیں؟ چینی والے، چینی بنانے والے۔ کھلے گا بارڈر، عام بندوں کی بھی لاٹری لگ جائے گی۔ یہ کیونکہ دہشت گردی آپ کو پتہ ہے کاروبار ہے، مال ہے، پیسے ہیں۔ کتنے جرنیل اڑے دہشت گردی میں، کتنے اڑے؟ یہ ریٹائر ہو کے گئے اگے پیچھے۔ وہ جنرل اختر عبد الرحمان نے وہ افغانستان کا جو ہے نا وہ جہاد لڑا، اس کے بیٹوں کو آپ دیکھیں، ٹکے کا کام نہیں کیا انہوں نے، ان کی ملیں دیکھیں، ان کا لائف سٹائل دیکھیں آپ، ہمایوں اختر کا اور ہارون اختر کا، ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، جو مال انہوں نے بنایا جہاد میں۔ تو یہ دہشت گردی کاروبار ہے، بس ٹھیک ہے، چلو جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آج لوگ بڑے حیران ہوئے، اور لوگوں نے جو ہے وہ یعنی یہ محسوس کیا کہ یہ جو ہے نا وہ سورج کہیں آج مغرب سے تو نہیں نکلا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سہیل آفریدی ہزارہ پہنچے ہیں وہاں پہ، حسب معمول لوگوں کا رش لگ گیا، بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ رش تھا۔ لیکن اہم بات اس میں کیا تھی؟ اہم بات یہ تھی کہ بیرسٹر گور موجود تھے گاڑی پہ۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیرسٹر گور ایک دن میں 19 دفعہ کلین شیو کرتے ہیں، 19 دفعہ، بڑی قیمتی ہے نا کہ ان کی، اور بڑا قیمتی وہ سوٹ پہنتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کو الرجی ہو جاتی ہے ہوا سے، جس طرح وہ ایشوریا رائے ہوتی ہے، دھوپ لگے تو ان کا چہرہ
खान साहब ने इसको चेयरमैन बनाया है, वो बहरहाल सुहेल आफरीदी के साथ मौजूद थे। इस पे स्मीना पाशा ने जो है वो ट्वीट किया है कि आज सूरज मगरिब से तो नहीं निकला, बैरिस्टर गौहर जो है वो रैली में मौजूद हैं, लोगों का सामना कर रहे हैं, सुहेल आफरीदी के साथ मौजूद है। अब ये जो पूरी रियासत है ना, ये पूरी रियासत जर्नैलों का सारा किया धरा अपनी जगह, लेकिन आपने एक बात नहीं भूलनी बकौल सिद्दीक जान कि मुकम्मल तौर पे, क्योंकि कल को ये कहेंगे कि सब कुछ जर्नैल कर रहे थे, ये कहते थे सब कुछ बाजवा कर रहा है, फिर उसके साथ डील की, याद है ना। अब सब कुछ ये फौजियों के मत्थे लगा रहे हैं, सब कुछ फौजियों के मत्थे लगा रहे हैं। आपने गौर करना है और निशाना जो है वो आपने सीधा करना है कि वाकई ये सारा कुछ फौज करा रही है, फौज तो करा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पार्टनर इन क्राइम ये जो है ना वो इनके साथ जो है वो कौन है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये हर जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मरियम की औकात ही क्या है, गौर से सुने। कमाल है जो औरत 17 सीटों के साथ वजीर आला बन जाए, जिसका चचा वजीर आजम बन जाए, बाप के लिए बायोमेट्रिक की मशीन उठाकर एयरपोर्ट ले जाएं, सारे केस माफ हो जाएं, सारे केस माफ हो जाएं, उसके बाद इदारे जाती मुलाजिम बना दिए जाएं, रियासत उसके सामने मुजरा कर रही हो, उसकी औकात क्या है। मरियम गाड़ियों के शीशे भी नहीं तोड़ सकती, इसके लिए जनरल साहब का हुक्म लाजिम है। मॉडल टाउन में लोगों के मुंह में गोलियां भी किसी जनरल की कॉल पर मारी थी? नहीं। शरीफों ने, तारीख गवाह है, शरीफों ने जाती गुल्लू बट पाल रखे हैं। एक साहब फरमाते हैं हम तवज्जो हटा रहे हैं, निशाना सीधा रखें जनाब। जब जनरल रिटायर होकर कनाडा जाएगा और इलेक्शन में मरियम नवाज कहेगी उसने कत्लेआम किया था, उसका कोर्ट मार्शल करो, हमारी तो औकात ही नहीं थी, तब भी आप कहना निशाना सीधा रखो, ये बेकसूर हैं। यही निशाना सीधा है। इलेक्शन इन्होंने लड़ना है, आपके सियासी हरीफ ये हैं। जर्नैलों को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन मसला ये है मरियम सहूलतकार नहीं, लंदन प्लान की मास्टरमाइंड है और एस्टेब्लिशमेंट इनकी सहूलतकार है, किराए पर दस्तयाब है। असल मामला ये है नून लीग मरियम की जिद और सियासी नाबालगी की वजह से उस कुएं में गिर चुकी है जहां से निकलने का एक ही रास्ता है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई में वहां तक ले जाया जाए जहां से वापसी नामुमकिन हो। इसके अलावा 2% मकबूलियत के साथ ज्यादा से ज्यादा मुल्क 3 साल ही घसीटा जा सकता था, जो गुजर चुके हैं। अब इमरान खान की मुखालफत में कुछ लोग इदारे में भी ऐसे हैं जो मरियम के इस नापाक मंसूबे पर अमल पैरा हैं। याद रहे ये बाजवे को कहते थे तुमने हमारी हुकूमत गिराई, फिर उसी बाजवे के साथ डील करके आए और आज फिर उस बाजवे का कोर्ट मार्शल मांग रहे हैं। कमाल है एक औरत के इशारों पर नाचती रियासत आपको नजर नहीं आ रही। क्या सोचे समझे मंसूबे के तहत एक्स के कुछ अकाउंट्स शरीफों को हर जुर्म से बरी कर रहे हैं। जी शरीफ नहीं कर रहे, जर्नैल कर रहे हैं। महमूद खान चकदई का नोटिफिकेशन नवाज शरीफ ने कराया, ये चूरन मार्केट में जो है वो आ गया है। जी याद रखें ये बराबर के शरीक हैं, 50% इनका हिस्सा है हर जुर्म में। फिर भी एक बात वाज़ेह है, अगर एजेंसियां हालिया इवेंट्स में मुलविस नहीं तो वाजे करें, वरना जो कुछ लोग बोल रहे हैं वही सच होगा। और जैसा कि एक साहब के मुताबिक मरियम ये सब नहीं कर रही और जनरल साहब चाहते हैं हम ये सोचें कि मरियम कर रही है, तो मरियम के मुंह के आगे हर वक्त माइक होता है, आकर बोल दे कि मैं ये सारा कुछ नहीं कर रही, ये सारा कुछ कोई और कर रहा है। अब हम बात करते हैं एक दिन की, और वो एक दिन है 8 फरवरी।
आपने न बंदूकों के सामने जाना है, न फौज के सामने जाना है, न पुलिस के सामने जाना है, न डंडा, न झंडा, न पत्थर, कुछ भी नहीं। आप जहां पे हैं घर में, आपने घर में रहना है। इस पे अब हम रोज बात करेंगे। आपकी दुकान है, आपने दुकान नहीं खोलनी। आपका होटल है, आपने होटल नहीं खोलना। वैसे भी मेरा ख्याल है इतवार का दिन है, आपने बाइक रोड पे नहीं निकालनी, आपने गाड़ी रोड पे नहीं निकालनी। अभी से तैयारी भी करें और लोगों को भी बताएं। ये एहतजाज, ये हड़ताल, ये बैनुल अक़वामी सतह पर इन गासिबों पर जो है वो दबाव डालेगी। आपने इन पर दबाव बढ़ाना है हर बंदे ने, और तबलीग भी करनी है, बताना भी है लोगों को। 8 फरवरी को अभी से आपने जो है ना वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर देना है। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई यार है, उन तक पैगाम पहुंचाना है कि हमने 8 फरवरी को पहिया जाम करना है, हमने 8 फरवरी को हड़ताल करनी है। ये 7 या 8 घंटे बर्दाश्त करें, वरना मैंने थंबनेल पे लिखा है, सोते रहो, सहते रहो, डरते रहो, मरते रहो। सिर्फ इमरान खान का ठेका नहीं है, ये क्राइम पार्टनर हैं, ये नून लीग, ये MQM, ये पीपल्स पार्टी, ये फौजी जनता, ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ये क्राइम पार्टनर हैं। इनसे जान छुड़ानी है तो 8 फरवरी को एक कौम बनने का आप लोगों ने सबूत देना है कि वाकई हम एक कौम है। अब आपको बताता हूं कि 597 अरब डॉलर्स ये जब्त किए हैं अमेरिका ने इराक के। 597 अरब डॉलर्स कि जी इराक में जो हमारे फौजी मारे गए थे, ये उनका बदला है। तो अल्लाह से दरखास्त करेंगे, हमारा 100 अरब डॉलर तो सिर्फ जो है ना वो UAE में है, 100 अरब डॉलर। अल्लाह को ऐसी रहमत करे कि इनके भी सारे जब्त हो जाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गद्दारी की इराकी लोगों के साथ, इराकी लोगों के, इराकी बच्चों का दूध बेच गए ये। और मजे की बात क्या है, जो बंदा शैतान बनाकर पेश किया गया सद्दाम हुसैन, उसकी काबीना, सद्दाम हुसैन खुद, सद्दाम हुसैन के खानदान का कोई फर्द इसमें शामिल नहीं है। मैं आपके सामने लिस्ट रखता हूं जिन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, और 597 अरब जो है वो अमेरिका ने वो जब्त कर लिए। ये जरा आप तवज्जो दें कि ये कौन लोग हैं। और एक धमाका खेज इंकशाफ, एक सदमा अंगेज फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने मुस्लिम दुनिया के दिल चीर दिए। उन्होंने कहा, इराकी सियासतदानों ने जिन भारी रकूम को अमरीकी बैंकों में जमा कर रखा था, अब वो रकूम अमरीकी अवाम की मिल्कियत होंगी। ये कीमत है उन जानों की जो अमरीकी फौजियों ने इराक में कुर्बान की। अब जरा फहरिस्त पे नूरुल मालकी, ये लानती, ये पहला वजीर आलम था सद्दाम के बाद, ये हराम का पिल्ला, ये अमरीकी पिट्ठू, इसके थे 66 अरब डॉलर्स, 66 अरब डॉलर नूरुल मालकी के। उसके बाद है जी अदनान उल असदी, 25 अरब डॉलर, साले अल मुतलिक 28 अरब डॉलर, बाकिर अल जैदी 30 अरब डॉलर। उसके बाद जी ब्याहुल अर्जी 37 अरब डॉलर, मोहम्मद इंदराजी 19 अरब डॉलर, हुशियार जिबारी 21 अरब डॉलर, मसूद बारजई 59 अरब डॉलर्स। उसके बाद है सलीम अल जबूरी 15 अरब डॉलर, सादूनुल दीमी 18 अरब डॉलर्स, फारूकुल अर्जी 16 अरब डॉलर्स, आदिल अब्दुल महदी 31 अरब डॉलर्स, हैदरुल अबादी 17 अरब डॉलर, मोहम्मद अल करबोली 20 अरब डॉलर्स, अहमद नूरियुल मालकी 14 अरब डॉलर, तारिक नजम 7 अरब डॉलर्स, अलीउल अलाक 19 अरब डॉलर्स, अलीउल यासरी 12 अरब डॉलर्स, हसनुल अंबरी 7 अरब डॉलर, अबाद अलावी 44 अरब डॉलर्स, जलाल तालबाई 35 अरब डॉलर, राफे 29 अरब डॉलर। कुल रकम 597 अरब डॉलर्स। ये हैं गद्दार, ये मां बेचने वाले, बेटियां बेचने वाले, बीवियां बेचने वाले गोरों को डॉलरों के बदले। ये वो रकम है जिसे गरीब इराकी बच्चों का दूध, बेवाओं के आंसू और लाशों के अंबार तरस रहे थे।
کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے، اور آج انہی رقوم کو ایک اجنبی حق کے نام پر چھین لے گیا۔ یہ ہو رہا ہے اسلامی حکومتوں کے ساتھ، ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ یہ خبر صرف عراق تک محدود نہ رہی، سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین کے حکمرانوں کے ایوان لرز اٹھے، ان کی نیندیں اڑ گئیں۔ بینکنگ سسٹم سے رقوم نکالنے کی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ نقصان ہو یا نہ ہو، دولت کو بچانے کی آخری کوشش جاری ہے۔ یہ زلزلہ سوئٹزرلینڈ کی گہرائیوں تک جا پہنچا۔ سارے اسی طرح کریں گے، کیا کھیل لیں گے مسلمان؟ 597 ارب ڈالر بیٹھے بٹھائے یہ شامل تھے۔ صدام حسین سے 1 کروڑ اختلاف ہے، 1 کروڑ اختلاف، لیکن عراق کا یہ حال تھا، اس طرح لوٹا گیا عراق کو۔ اب اسی ساری جو آپ کو خبریں، ساری جو خبریں دی ہیں آپ کو، ساری ہم کون تھے، یہ آپ نے آخری بات سننی ہے، اور بس یہ آپ نے آخری بات سنی ہے کہ ہم تھے کون اور اب ہمیں کیا بنا دیا گیا ہے، یا ہم جو ہے وہ کیا ہو گئے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک بوڑھے یہودی پر پڑی جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بھیک مانگ رہا تھا۔ یورپ والے بڑی بات کرتے ہیں، ہم بڑھاپا الاؤنس دیتے ہیں اور ہم بوڑھوں کو سنبھالتے ہیں۔ یہ ذرا سنیں، بڑھاپا، کمزور بینائی اور کپ کپاتے ہاتھ، صاف ظاہر تھا کہ عمر بھر کی محنت کے بعد یہ شخص بے سہارا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رک گئے، غور سے دیکھا اور پوچھا، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں مسلمانوں کو جزیہ دیتا ہوں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کام کے قابل نہیں رہا، اس لیے مانگ رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فوراً فرمایا، یہ انصاف نہیں کہ ہم تم سے جوانی میں جزیہ لیں اور بڑھاپے میں تمہیں چھوڑ دیں۔ آپ اس یہودی کو اپنے ساتھ بیت المال لے گئے، اس سے مستقل وظیفہ مقرر کروایا اسی وقت، اور حکم دیا ایسے تمام غیر مسلم بزرگوں کا خرچ بیت المال سے دیا جائے جو کام کے قابل نہیں رہے۔ پھر وہ تاریخی جملہ فرمایا جو عدل اسلامی کی اصل روح ہے، ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا اگر تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا جائے۔ یہ واقعہ کیوں غیر معمولی ہے؟ یہ واقعہ نہ جنگ سے جڑا ہے نہ سیاست سے، یہ کسی مسلمان کے بارے میں نہیں بلکہ ایک غیر مسلم شہری کے لیے ہے۔ اس میں عبادت نہیں بلکہ ریاست کی اخلاقی ذمہ داری بیان ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا شاید پہلا سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے جو مذہب سے بالاتر ہے۔ ایک چینل خبر دکھاتا ہے کہ وہاں پہ 3 بہنیں، جوان بہنیں، ان کے پاس ایک نان ہے، ہر بہن کھانے سے انکار کر رہی ہے کہ اگر میں بھی شامل ہو گئی تو دوسری 2 بہنیں بھوکھی رہ جائیں گی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اور ایک چینل کی سب رنگ لاہور اس کی ویڈیو ہے، بلال بڑے مشہور اینکر ہیں، انہوں نے دکھائی ہے، ایک نان ہے اور 3 جوان بہنیں لاہور کی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔